गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम इन माय वीडियो। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं 8th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर का नाम है ट्राइबल डिकूज एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ब्रिटिश ने इंडिया के जो फॉरेस्ट थे उनको एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दिया, उनको किस तरह से उन्होंने उनका डिफॉरेस्टेशन शुरू कर दिया, किस तरह से उन्होंने फॉरेस्ट को कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड किया और अपने प्रॉफिट के लिए किस तरह से उन्होंने इंडियन फॉरेस्ट का बहुत ज्यादा यूज करना शुरू कर दिया। अंडरस्टैंड? आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानने वाले हैं कि इंपैक्ट ऑफ द कॉलोनिज्म ऑन द आदिवासीज, कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर अपना रूल उसने यहाँ पे शुरू किया, उसके बाद उन्होंने इंडिया के एग्रीकल्चर फिर उसके बाद फॉरेस्ट पर अपना कब्जा करना शुरू किया, तो फॉरेस्ट में रहने वाले जितने भी आदिवासी थे, जितने भी आपके ट्राइबल्स थे, उनकी लाइफ पर क्या इंपैक्ट पड़ा, उनको अपनी लाइफ सर्वाइव करने में कितनी ज्यादा डिफिकल्टी का सामना उन्होंने किया। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम ये जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंपैक्ट ऑफ कॉलोनिज्म ऑन द आदिवासीज। देखिए, जब इंडिया के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हुई, उसके बाद उन्होंने इंडिया की एग्रीकल्चर को, फिर उसके बाद उन्होंने इंडिया के फॉरेस्ट को कंप्लीटली कैप्चर कर लिया, कंप्लीटली अपने अंडर में ले लिया। तो फॉरेस्ट के अंदर रहने वाले जितने भी आदिवासी थे उनकी लाइफ बड़ी डिफिकल्ट हो गई। क्यों? क्योंकि जितने भी आदिवासी थे वो फॉरेस्ट के अंदर अपनी लाइफ को सर्वाइव करते थे और उनका जो डेली यूज की जो थिंग्स थी, जो भी वो डे टू डे लाइफ को सरवाइव करने के लिए बहुत सारी थिंग्स को यूज करते थे अपने डेली लाइफ में, वो सारी थिंग्स फॉरेस्ट से वो गेट करते थे। जैसे फॉरेस्ट से वो हनी का कलेक्शन करते थे, जो शहद होता है उसको अपने एज ए शुगर वो यूज करते थे, फ्लावर्स का कलेक्शन करते थे, फ्यूल्स के लिए बहुत सारे जो वुड्स थी, लकड़ी थी, उनका कलेक्शन करते थे और उनके जो कैटल्स थे उनको भी वो ग्रेजिंग कराते थे फॉरेस्ट के अंदर। और कुछ आदिवासी ऐसे भी थे जो फॉरेस्ट के अंदर क्या करते थे, जो आपकी कल्टीवेशन भी करते थे। तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई और उन्होंने फॉरेस्ट को यूज करना शुरू कर दिया, तो आदिवासी की लाइफ पर इस तरह का इंपैक्ट पड़ना शुरू हो गया कि फॉरेस्ट से मिलने वाले जितनी भी वैल्यूएबल थिंग्स थी अब उनको वो नहीं मिल रही थी। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैप्चर कर लिया था और आदिवासी को कंप्लीटली फॉरेस्ट में जाने से, उनको यूज करने में, फॉरेस्ट को यूज नहीं कर सकते थे, इस पर उन्होंने कंप्लीटली बैन लगा दिया था। अब आदिवासी की जो लाइफ थी वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड होती चली गई, डिक्लाइन होती चली गई। क्यों? क्योंकि डे टू डे लाइफ की जितनी भी थिंग्स थी जिनको वो यूज करते थे वो सब फॉरेस्ट पर डिपेंड थी। फूड्स वो फॉरेस्ट से लाते थे खाने के लिए, ठीक है, और बहुत सारे हर्ब्स, मेडिसिन वो उनका कलेक्शन करते थे, उनको आसपास की मार्केट में वो सेल करते थे। तो वो सारी एक्टिविटीज उनकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंप्लीटली बैन कर दी। इसकी वजह से आदिवासी की जो लाइफ थी वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गई थी। अंडरस्टैंड? तो इस तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फॉरेस्ट पॉलिसी के तहत आदिवासी की लाइफ को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना दिया। अब देखते हैं दूसरा टॉपिक, इंपैक्ट ऑफ फॉरेस्ट रूल ऑन कल्टीवेशन। अब फॉरेस्ट में रहने वाले कुछ ऐसे ट्राइब्स थे, कुछ ऐसी जाति थी, कुछ ऐसे आदिवासी भी थे जो आपकी कल्टीवेशन करते थे, फॉरेस्ट के अंदर कल्टीवेशन भी करते थे। तो उस कल्टीवेशन को हम स्लैश एंड बर्न एंड झूमिंग कल्टीवेशन के नाम से जानते हैं। अब पहले इस कल्टीवेशन को समझ लेते हैं क्या होती है। देखिए, स्लैश एंड बर्न एक ऐसी कल्टीवेशन होती है जिसमें जो आपके ट्राइबल्स थे वो वन के अंदर, जो फॉरेस्ट के अंदर कुछ लैंड होती थी, जो एम्प्टी लैंड होती थी, उस पर वो उस तरह की कल्टीवेशन करते थे। यदि किसी लैंड पे बहुत सारी बसेस हैं, झाड़ियां हैं, बहुत छोटे छोटे प्लांट है, पेड़ पौधे हैं, तो उनको वो उस एरिया को वो साफ कर देते, उनको वो काट देते थे और काटने के बाद उनमें वो फायर लगा देते थे।
फायर के बाद जो एसिड बचती थी, पेड़ों को जलाने के बाद जो उनको एसिड प्राप्त होती थी, एसिड गेट करते थे, उसको वो सॉइल के साथ मिक्स अप कर लेते थे और इस तरह से वो फॉरेस्ट के अंदर स्लैश एंड बर्न खेती करते थे, कल्टीवेशन करते थे। अब स्लैश एंड बर्न जो कल्टीवेशन थी वो कंप्लीटली मानसून पर डिपेंड थी। इसमें किसी तरह का भी फर्टिलाइजर यूज नहीं किया जाता। ये मॉडर्न फार्मिंग से एक अलग मेथड होता है, इसको हम प्रिमिटिव फार्मिंग बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें ना तो किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, ना आपका पेस्टिसाइड का यूज किया जाता है, ना आपका इंसेक्टिसाइड का यूज किया जाता है, ना फर्टिलाइजर का यूज किया जाता था उस समय। तो स्लैश एंड बर्न कंप्लीटली ऐसी एग्रीकल्चर थी, ऐसी कल्टीवेशन थी जो कंप्लीटली एक ट्रेडिशनल कल्टीवेशन थी, परंपरागत थी, जो प्रिमिटिव थी। ठीक है, उसमें ना तो जितने भी इंप्लीमेंट्स हैं, टूल्स हैं, न्यू टेक्नोलॉजी का स्लैश एंड बर्न में यूज नहीं किया जाता था। तो वन में रहने वाले जितने भी ट्राइबल्स थे वो आपका स्लैश एंड बर्न और झूमिंग कल्टीवेशन करते थे। अब झूमिंग खेती स्लैश एंड बर्न नहीं होती है। झूमिंग खेती क्या होती है कि जो पैच है लैंड का, उस पर हमने कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया और 5 या 6 ईयर पर तक हमने उस पर कल्टीवेशन की। उसके बाद जब उसकी फर्टिलिटी सॉइल की कम होगी तो हमने उसको छोड़ दिया, आदिवासियों ने मीन्स उसको छोड़ दिया, और उसके बाद एक न्यू प्लेस पर उन्होंने फिर से स्लैश एंड बर्न और झूमिंग जो कल्टीवेशन है करना शुरू कर दी। तो इस तरह से वो क्या करते थे, एक प्लेस से अनदर प्लेस में जाकर आपकी झूमिंग स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन वो करते रहते थे। इससे वो अपना जो फॉरेस्ट है जहां पर वो रहते थे उसको भी प्रोटेक्ट करते थे और साथ के साथ अपने लाइफ को सरवाइव करने के लिए स्लैश एंड बर्न एंड झूमिंग कल्टीवेशन से कुछ ग्रेन्स वो ग्रो कर लेते थे। लेकिन फॉरेस्ट पॉलिसी आने के बाद और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कंप्लीटली फॉरेस्ट पर होल्ड हो जाने के बाद आपकी जो स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन करने वाले जो ट्राइब्स थे उन पर भी एक बैड इंपैक्ट पड़ा। उनको कंप्लीटली फॉरेस्ट में जाने से बैन कर दिया गया। क्यों? अंग्रेजों को लगता था कि स्लैश एंड बर्न जो एग्रीकल्चर है ये फॉरेस्ट के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। इसमें स्लैश एंड बर्न मतलब जब जो एरिया को साफ किया जाता है एग्रीकल्चर के लिए और उस एरिया को साफ करने के लिए छोटी छोटी झाड़ियां होती है, स्लैश एंड बर्न में फायर लगाई जाती है, तो वो फायर कहीं ना कहीं फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाएगी, हार्म करेगी और उससे जो वैल्यूएबल टीका है, साल है कि जो वुड्स हैं, जो ट्री हैं, वो क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। इसलिए अंग्रेजों ने स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को, कल्टीवेशन को कंप्लीटली बैन कर दिया। अब ऐसे लोग जो स्लैश एंड बर्न करते थे, कल्टीवेशन करते थे, उनकी लाइफ कंप्लीटली क्या हो गई, बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉयड हो गई। उनको अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए कोई वे नहीं मिला। ठीक है, तो इस तरह का लोगों ने कॉलोनियल रूल के ड्यूरिंग बहुत ज्यादा सफर किया। अंडरस्टैंड? अब इसमें लिखा हुआ है कि दे फेल्ट दैट विच वाज यूज्ड फॉर कल्टीवेशन एवरी फ्यू ईयर्स कुड नॉट ग्रो कमर्शियल ट्रीज। अब अंग्रेजों को लगता था कि स्लैश एंड बर्न जहां पे किया जाता है और जिस पर वो क्रॉप अपनी ग्रो करते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कल्टीवेशन के थ्रू, झूमिंग कल्टीवेशन के थ्रू, वहां पर जो कमर्शियल ट्री है, सॉल है, टीका है, उनको ग्रो नहीं किया जा सकता है। और देयर वाज डेंजर फॉर फॉरेस्ट फायर। अभी जैसे मैंने बताया कि स्लैश एंड बर्न क्या थी, ये डेंजर थी फॉरेस्ट फायर। इसके द्वारा जब स्लैश एंड बर्न करके किसी भी एरिया को साफ किया जाता था फायर लगा के, तो ये जो फायर थी वो फॉरेस्ट में भी जा सकती थी। इसलिए अंग्रेजों ने स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन को कंप्लीटली बैन कर दिया। दैट इज द क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कि इंपैक्ट ऑन हंटिंग। हंटिंग पर कॉलोनियल जो रूल था उसका क्या इफेक्ट पड़ा, या फॉरेस्ट पॉलिसी का क्या इफेक्ट पड़ा, या ब्रिटिश ने जब फॉरेस्ट को अपने अंडर में ले लिया तो हंटिंग पर भी क्या इफेक्ट पड़ा। तो आदिवासी जो थे वो अपनी लाइफ को सरवाइव करते थे हंटिंग के थ्रू। वहां पर फिशिंग करते थे, जो स्मॉल एनिमल्स थे उनकी भी हंटिंग वो करते थे और अपने डेली यूज के लिए एज ए मीट वो यूज करते थे। उनको अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए वो हंटिंग करते थे। ठीक है, और उसके जो स्मॉल एनिमल्स थे उनके मीट को आसपास की मार्केट में वो सेल करते थे। फिशिंग वो करते थे और फिशिंग करने के बाद जो फिश इनको मिलती थी, जंगल में जो रिवर होती है उनमें वो फिशिंग करते थे
और उसके बाद आसपास की मार्केट में जो ट्राइब्स थे, जो आदिवासी थे, वो उन फिश को मार्केट में जाके सेल कर देते थे, जिससे उनकी लाइफ चलती थी। लेकिन जब अंग्रेज इंडिया के अंदर आए और उन्होंने फॉरेस्ट को कैप्चर कर लिया, फॉरेस्ट पर अपना कब्जा कर लिया, तो उन्होंने कंप्लीटली हंटिंग को, जो ट्राइब करते थे, जितनी भारत के ट्राइब्स थी, जातियां थी, जनजातियां और आदिवासी थे जो फॉरेस्ट के अंदर हंटिंग करते थे, उनको कंप्लीटली बैन कर दिया, उनको फॉरेस्ट में जाने से रोक दिया। अब जो हंटिंग की जाती थी वो प्रोफेशनल वे में की जाती थी, क्यों आदिवासी जो लोग थे उनको हंटिंग के लिए बैन कर दिया गया। लेकिन अब हंटिंग अंग्रेज ऑफिसर करते थे, उनका ये प्रोफेशन बन चुका था और इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको क्या रिवार्ड भी देती थी, इनाम भी देती थी को जो जितने ज्यादा हंट करेगा, जितना ज्यादा एनिमल मारेगा, जितने ज्यादा लियोपार्ड हो या लॉयन मारेगा, उसको उतना ज्यादा बड़ा इनाम दिया जाएगा। तो ब्रिटिश ईरा में, ब्रिटिश काल में भी हंटिंग एक बड़े पैमाने पे हुई, जिसकी वजह से फॉरेस्ट में रहने वाले जितने भी वाइल्ड एनिमल थे उनको मारा गया और कुछ ऐसी आपकी स्पीसीज थी जो कंप्लीटली विलुप्त हो गई। ठीक है, तो हंटिंग को अंग्रेजों ने एक प्रोफेशन के रूप में लिया और लार्ज क्वांटिटी में उन्होंने फॉरेस्ट में जाके बहुत सारे आपके जो वाइल्ड एनिमल है उनको हंट किया। अब इसमें बुक में लिखा हुआ है कि 1875 to 1925 over 18,000 tiger and 1,15,000 leopard and 2 lakhs wolf were killed। अब 1875 से लेकर 1925 तक आपके 18,000 टाइगर और 1,15,000 लियोपार्ड और 2 lakhs वॉल्फ मारे गए थे एंड मोर देन 1,157 टाइगर एंड 2,000 लियोपार्ड वर किल्ड बाय महाराजा ऑफ सरगुजा। अब एक महाराजा थे जिनका नाम था सरगुजा, उन्होंने ही अकेले महाराजाओं ने 1,157 टाइगर और 2,000 लियोपार्ड उन्होंने अकेले ने मारे थे। अब बाद में जब आपके इन्वायरमेंटलिस्ट जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सबमिट की कि आप इस तरह से हंटिंग करा रहे हैं, इस हंटिंग का इन्वायरमेंट पर एक बैड इफेक्ट पड़ रहा है, आप इस हंटिंग को, इस पोचिंग को कंप्लीटली बैन करा दें फॉरेस्ट के अंदर, तब जाके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस हंटिंग को बैन कराया। क्यों? क्योंकि बहुत सारी स्पीसीज जो थी जंगल के अंदर रहने वाली, जो वाइल्ड एनिमल की जो स्पीसीज थी वो क्या होती थी, विलुप्त हो गई थी, खत्म हो गई थी, बड़े पैमाने पर हंटिंग की गई थी। तो बाद में जाके ईस्ट इंडिया कंपनी को या अंग्रेजों को ये लगा कि नहीं, अब हम इस हंटिंग को जो फॉरेस्ट के अंदर की जा रही है इसको बैन कर देना चाहिए, क्योंकि इसका जो बैक इफेक्ट है वो सीधा सीधा इन्वायरमेंट पर आ रहा है। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से आपका इंपैक्ट ऑन द हंटिंग, इस तरह से हंटिंग पर भी जो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान, ब्रिटिश ईरा के दौरान जो ब्रिटिश ने इंडिया के ऊपर जो अपना शासन किया, रूल किया, उसका हंटिंग पर भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा। अंडरस्टैंड? क्योंकि फॉरेस्ट पॉलिसी वो लेके आए थे, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते थे अपने यूज के लिए, तो उन्होंने उनमें हंटिंग करना भी शुरू कर दिया था, जिसका एक बहुत बड़े क्वांटिटी में उन्होंने हंट किया और बहुत सारी स्पीसीज को उन्होंने खत्म कर दिया। अंडरस्टैंड? इसका ये बैड इफेक्ट हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं इंपैक्ट ऑन हर्डर्स। अब ये हर्डर्स कौन होते हैं? फॉरेस्ट के अंदर ऐसे पीपल जो अपनी कैटल्स को ग्रेजिंग कराते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? हर्डर्स बोलते हैं। अब ऐसे हैं आपके जो नाम है उनका मैं बता रहा हूं, वन गुजर हैं ऐसे हर्डर, और लबिदीज हैं, गद्दीज हैं और बकरवाल्स हैं जो कश्मीर के अंदर पाए जाते हैं। तो ये ऐसे ट्राइब्स थी, ये ऐसी इंदर के अंदर ऐसी ट्राइबल्स थी जो उस समय और आज भी हैं वनों में, जो फॉरेस्ट में रहते हैं, वो अपने कैटल्स को, अपनी जो शिप्स थी उनको ग्रेजिंग कराते थे। तो ये जितने भी हर्डर्स थे, इनका जो जीवन था, इनकी जो लाइफ थी वो कंप्लीटली फॉरेस्ट पर डिपेंड थी। ये अपने कैटल्स को
जो बड़े बड़े एरियाज थे, ग्रास के जो फील्ड थे फॉरेस्ट के अंदर, वहां पर ले जाते और ग्रेजिंग कराते थे। लेकिन जैसे ही फॉरेस्ट पॉलिसी अंग्रेजों ने लागू की, फॉरेस्ट को अपने अंडर में लिया, उन्होंने कैप्चर किया, तो जितने भी हार्डर्स थे उनको फॉरेस्ट में जाने से कंप्लीटली बैन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि कहीं ना कहीं इनकी जो एक्टिविटीज होती हैं हार्डर्स की, वो फॉरेस्ट को हार्म करेंगी और वैल्यूबल जो टीका है, साल है, ये जो और भी ट्री हैं जिनको एज ए कमर्शियल के लिए वो यूज करते हैं, ट्रेड के लिए यूज करते हैं ब्रिटिश, ये उनको हार्म करेंगे। इसलिए उन्होंने इन सब ट्राइब्स को, वन गुजर को, बकरवाल्स को आपका फॉरेस्ट में जाने से बैन कर दिया। अंडरस्टैंड? मिड 19th century various forest act were passed. Through these act they were prevented from entering many forests that were earlier open of them. To expand its revenue, the colonial government imposed a several kind of tax on them. अब क्या था कि जब फॉरेस्ट पॉलिसी वहां पर लागू की गई तो उसमें यह था कि यदि कोई भी आदिवासी, कोई भी आपका ट्राइबल फॉरेस्ट के अंदर हंटिंग कराता है, सॉरी हार्डर कराता है, अपने जो ग्रेजिंग कराता है अपने कैटल्स को, तो उस पर टैक्स इंपोज किया जाएगा, उसको टैक्स पे करना पड़ेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो इस तरह से ब्रिटिश ईरा में, ब्रिटिश काल में आपका हर्डर्स के ऊपर भी इस तरह का बैड इंपैक्ट पड़ा और उनकी लाइफ ही पूरी तरह से क्या हो गई, डेस्ट्रॉयड हो गई। उनको भी बड़ा मुश्किल हुआ अपनी लाइफ को सरवाइव करने में। उसके बाद देखते हैं कि न्यू ट्रेडर्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विसेज। देखिए इसमें क्या आता है कि अभी मैंने बताया था कि उन्होंने जितने भी आदिवासी थे फॉरेस्ट में जाते थे और अपनी लाइफ को सरवाइव करते थे, जितनी भी डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स थी वो फॉरेस्ट से कलेक्ट करते थे, उनका कलेक्शन करते थे और आसपास की मार्केट में वो सेल करते थे। ठीक है, तो इस तरह से उनका जो लाइफ थी वो फॉरेस्ट पर डिपेंड थी, फॉरेस्ट के थ्रू ही वो अपनी लाइफ को सरवाइव कराते थे। लेकिन जब कंप्लीटली ट्राइबल्स को फॉरेस्ट में जाने से बैन कर दिया गया, आदिवासी को बैन कर दिया गया, जितने भी हर्डर्स से उनको बैन कर दिया गया, अब इनको अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए कोई वे चाहिए था, कोई ऐसी सर्विस चाहिए थी जिससे ये अपनी लाइफ को इजीली रन कर सके, अपने फैमिली को रन कर सके, अपनी फैमिली जितनी भी हैं उनके जो भी उनके फैमिली मेंबर्स हैं उनका पेट इजीली वो भर सके। इसलिए उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं था कि अब वो क्या करें। तो जितने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस समय प्लांटेशन कमर्शियल के थ्रू, जो प्लांटेशन कमर्शियल जब आपके ब्रिटिश जो ऑफिसर्स थे वो करते थे, तो जितने भी आपके आदिवासी थे, जितने भी आपके हार्डर थे, उनको एज ए एम्प्लॉय उन प्लांट में रखा गया। जैसे कि चाय के बागान थे, जो चाय की आपके प्लांट थे, बड़े बड़े गार्डन जो थे, उनमें उनको एज ए एम्प्लॉय रखा गया। और जब फॉरेस्ट के अंदर टीका, साल या कोई और वैल्यूबल जो ट्रीज थी उनकी कटाई होती थी, उनका फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन किया जाता था, तो जितने भी आदिवासी थे, ट्राइबल्स थे, ये अंग्रेजों के लिए वर्क करते थे। और अंग्रेज जो थे, अंग्रेज ऑफिसर जो थे, ब्रिटिश ऑफिसर जो थे, लार्ज क्वांटिटी में इन आदिवासी का, इन ट्राइबल्स का एक्सप्लॉयटेशन करते थे, शोषण करते थे। उनको बहुत कम वेज पर फॉरेस्ट में वर्क करने के लिए मजबूर किया जाता था। क्यों? क्योंकि सारे जो राइट्स थे वो फॉरेस्ट के किसके पास थे? अंग्रेजों के पास थे, ब्रिटिश के पास थे। और जो भी एक्टिविटी रिलेटेड थी आदिवासी की फॉरेस्ट से, जिस पर वो अपना जीवन सरवाइव करते थे, वो सारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बैन कर दी गई थी। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए वो ब्रिटिश के अंदर में एम्प्लॉयमेंट करते थे और ब्रिटिश इनसे ज्यादा वर्क कराते थे, ज्यादा ओवर टाइम में वर्क कराते थे और कम वेज पर इनको वर्क करना पड़ता था, जिससे इनका जो एक्सप्लॉयटेशन और ज्यादा होता चला गया और इनकी लाइफ कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड होती चली गई। अंडरस्टैंड? तो अपने ट्रेड को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, इंडिया में से और ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के जो फॉरेस्ट थे उनको कंप्लीटली कैप्चर कर लिया। न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी वो लेके आए ताकि ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट का यूज कर वो ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट के अंदर जितने भी वैल्यूएबल ट्रीज हैं
उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर कर वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके, इसलिए उन्होंने इंडिया के अंदर फॉरेस्ट को पर भी अपना कब्जा कर लिया। तो जब कब्जा करने के बाद फॉरेस्ट में न्यू पॉलिसी लेने के बाद फॉरेस्ट में रहने वाले जितने भी लोग थे उनकी लाइफ पर इस तरह का इम्पैक्ट पड़ा, एक बैड इम्पैक्ट पड़ा। तो आज की वीडियो लेक्चर में मैंने बताया कि फॉरेस्ट पॉलिसी जो अंग्रेज लेके आए थे उसका बैड इफेक्ट इंडिया के आदिवासी पर, इंडिया के जो लोग ट्राइबल्स थे उन पर, जो हंटिंग करते थे उन पर, और जो हर्डर्स थे उन पर किस तरह से पड़ा। और बाद में जब वो ज़्यादा अंग्रेजों ने ट्राइब्स को, आदिवासी को ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन और ज़्यादा उनका करना शुरू कर दिया, तो फिर अंग्रेजों और ट्राइब्स के बीच, जो ट्राइबल्स थे उनके बीच क्या हुई, फाइट हुई। और वो फाइट जो थी, कौन कौन सी फाइट हुई और उस फाइट का क्या कंक्लूजन निकला, हम उस फाइट के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे किस तरह से ट्राइबल्स की और अंग्रेजों के बीच फाइट हुई, ठीक है। तो आई होप आप इस वीडियो को अगेन एंड अगेन वॉच करें और इसमें जो मैंने आपको टॉपिक समझाने की कोशिश की है आप उनको समझने की कोशिश करें। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।